सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पवन सीरीज आता है, इसमें बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय मैंने पूरा प्रश्न करा दिया है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे आपके लघुत्तरीय में भी देखिए मैंने 4 क्लास ले लिया है, जिसमें 66 क्वेश्चन नंबर तक मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 66 तक। अब इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 67 से। और इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। मैथ के सामने की लिंक क्लिक करोगे आप तो वह मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जितना पढ़ना है, आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा राजन सीरीज, पूरा पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ मैंने करा रखा है। तो आप जरूर सभी क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और खासकर मास्टर क्लास जो मैंने पढ़ाया है वह आप देख लीजिएगा, वह आपके लिए कम समय में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हम इस क्लास में अब आगे बढ़ सकें। तो हम देखेंगे अब प्रश्न संख्या 67। पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं। त्रिभुज पीक्यूआर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए चित्र आपको दिया गया है। त्रिभुज एबीसी, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ये एबीसी है। इसकी भुजाएं आप देख रहे हैं, ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी जो है, सी ए जो है वह 2.8 सेंटीमीटर। और त्रिभुज पी क्यू आर देखिए अंदर बना हुआ है और इसकी एक भुजा केवल दी गई है। बाकी बता दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो इसकी बाकी दोनों भुजाएं, ये पी क्यू भुजा और आर पी भुजा, ये आपको निकालना है। ठीक, तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। यानी कि जो अनुपात ए बी का पी क्यू से है वही अनुपात होगा किसका, बी सी का क्यू आर से। ठीक, तो ए बी की वैल्यू आपको पता है 2 और पी क्यू की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसको पी क्यू लिख लीजिए और बराबर बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर और क्यू आर 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो जाएगा 2/पी क्यू बराबर 1.5 से 3 को काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2/1 भी लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2pq बराबर 2 हो जाएगा और pq बराबर हो जाएगा 2/2, यानी कि pq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, pq की वैल्यू जो आ जाएगी वह 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, अब इसी तरीके से अब देखिए BC/QR आपको पता है 2 है, BC/QR, और यही अनुपात तीसरी भुजा में भी होगा आपका AC/RP, यही होगा। तो AC 2.8 सेंटीमीटर है और RC की वैल्यू आपको निकालना है। और BC/QR आपने देखा 3/1.5 है और ये हो जाएगा 2.8/RC RP है, सॉरी, ये देखिए RP। ठीक, RP ये भुजा, ये हो जाएगा 2 के बराबर और फिर इसके बाद 2 RP बराबर हो जाएगा 2.8 और RP की जो वैल्यू आ जाएगी वह 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। यह आपका पूछा हुआ प्रश्न है 2016 में, मैंने पहले भी आपको कराया ये प्रश्न। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 68 है। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में उसकी भुजाएं क्रमशः ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं। अभी समरूपता हमने देखा, दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे पिछले में त्रिभुज एबीसी था और पी क्यू आर था, वैसे ही यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सभी भुजाओं का माप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सभी भुजाओं का माप दिया गया है। ए बी का माप 3 है, बी सी का माप 5 है, सी ए का माप 4 है और यहाँ पे पी क्यू का माप 7 है, पी आर का 6 और क्यू आर का 8। अब इसी तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए त्रिभुज और वैल्यूज लिख लीजिए ए बी सी और एक त्रिभुज ऐसे ही बना लीजिए पी क्यू आर। ठीक, इस तरीके से अब ए बी की जो वैल्यू है वह 3 है, बी सी की वैल्यू 5 है, सी ए की वैल्यू 4 है और यहाँ पे
पी क्यू की जो वैल्यू है 7 है, पी आर की जो वैल्यू है वह 6 है और क्यू आर की वैल्यू जो है वह 8 है। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारा जो संगत भुजाएं होता है उनका अनुपात समान होता है समरूप त्रिभुज में। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बाई पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बाई क्यू आर और बराबर सी ए बाई आर पी। अगर जो ये त्रिभुज हैं दोनों समरूप होंगे तो अनुपात जो आएगा वह बराबर आएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए बी की वैल्यू 3 और बटे पी आर की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 3/7 और फिर ये बराबर होना चाहिए बी सी की वैल्यू कितनी है 5 है और क्यू आर की वैल्यू 8, 5/8। फिर ये बराबर होना चाहिए सी ए की वैल्यू है 4 और बटे आर पी की वैल्यू 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही अनुपात जो है वह आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वह समरूप नहीं है। ठीक, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा। यही यहाँ से पूछ रहा था कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। त्रिभुज एबीसी में MN BC के समांतर है। त्रिभुज एबीसी बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा है और MN ये जो रेखा है वह MN है और यहाँ पे ये जो है BC के समांतर है। तो ये दोनों रेखाएं जो है वह आपस में समांतर है। और त्रिभुज एबीसी के शेष कोणों की माप बताइए। क्या त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज AMN समरूप हैं? अब देखिए यहाँ पे एक कोण दिया गया है 30 अंश, ये यहाँ पे 30 अंश दिया गया है और पूछ रहा है कि बाकी कोणों की माप बताइए। त्रिभुज एबीसी के शेष कोणों की माप बताइए। क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप हैं? ये भी हमको चेक करना है। तो देखिए पहले बता दिया गया है कि MN जो है वह समांतर है BC के तथा AB जो है वह इन्हें काटती है। AB जो भुजा है वह इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो देखिए जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो वह उन दोनों से समान एंगल बनाती है। ठीक है, समान कोण बनाती है, इसे एकांतर कोण कहते हैं। तो ये कोण अगर 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का होगा। ये इस तरीके से देखिए एक समांतर रेखा जा रही है और इसे कोई रेखा काट रही है, तो ये जो कोण होता है और ये जो कोण होता है ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं एकांतर कोण। तो इस तरीके से ये कोण ABC जो है वह कोण AMN के बराबर होगा और ये 30 अंश का होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए त्रिभुज ABC में ये जो तीनों अंतः कोण है, त्रिभुज A धन त्रिभुज B धन त्रिभुज C, इन तीनों कोणों का मान क्या होगा 180 अंश। और त्रिभुज में कोण A का भी मान यहाँ पे दिया गया है 88 अंश, ये भी ध्यान रखिएगा। तो A का मान हो गया 88 अंश, B का मान हमने निकाला 30 अंश और C का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे धन C बराबर 180 अंश और C का जो मान हो जाएगा वह 88 धन 30 घट जाएगा 180 में से। तो कितना घट जाएगा 180 में से ये घट जाएगा आपका 118 अंश। 118 अंश घटाएंगे तो बचेगा कितना 62 अंश, यानी कि इस कोण का जो मान हो जाएगा वह 62 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इन्होंने खत्म कर दिया है सॉल्व करके, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक चीज और पूछ रहा है। क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप हैं? तो त्रिभुज में देखिए समरूपता के लिए या तो अगर आपको भुजाएं दी हैं तो भुजाओं का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा, लेकिन अगर भुजाएं नहीं दी गई हैं, कोण दिया गया है, तो जो संगत कोण होंगे उन संगत कोणों का मान जो होगा वह समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN के समरूपता का हमको जांच करना है तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC में देखिए कोण A तो कॉमन है, तो कोण A बराबर कोण A, ये दोनों ही त्रिभुजों में कोण A कॉमन है। और यहाँ पे देखेंगे हम कोण ये जो M है वह बराबर है कोण B के, B बिंदु पे जो कोण बन रहा है, और ये कोण भी आप देखेंगे तो ये भी 62 अंश निकल के आएगा। और ये जो कोण होगा ये कोण N बराबर जो होगा कोण C के। तो तीनों संगत कोण जो हैं यहाँ पे समान है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं यह समरूप हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB 3.5 सेंटीमीटर, BC 7.1 सेंटीमीटर,
AC 5 सेंटीमीटर, PQ 7.1 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, PR 3.5 सेंटीमीटर हो तो दोनों त्रिभुज के सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। अभी तक समरूपता देख रहे थे हम, अब हमें यहाँ पे सर्वांग समता देखना है। देखिए समरूपता में जो रूप होता है, रूप मतलब क्या, बनावट, वह एक तरीके की होती है और सर्वांग समता में सब कुछ समान होता है, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, मिरर इमेज भी नहीं, वही इमेज, वही आकृति ही। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे अब चेक करना है कि सर्वांग सम है या नहीं। सर्वांग समता तीन तरीके से चेक होती है, या तो तीनों संगत भुजाएं बराबर होंगी, या तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा, या फिर एक भुजा और उनसे लगने वाले दो कोण आपस में संगत कोण बराबर होंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए 6 भुजाओं का मान दे दिया गया है, दो त्रिभुज और एक त्रिभुज के 3 भुजा और बाकी दूसरी भुजा, दूसरा त्रिभुज का 3 भुजाओं का माप। तो 6 भुजाओं का माप यहाँ पे दे दिया गया है। अब इन दोनों त्रिभुजों को बना लीजिए। यहाँ पे ABC त्रिभुज आप बनाएंगे, AB का मान 3.5, BC का 7.1 और CA का 5 दिया गया है। इसी तरीके से PQR बनाएंगे, तो देखिए PQ और PQ का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, PQ का मान 7.1, QR 5 और RP या PR 3.5। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भुजा AB है, AB PR के बराबर है, ठीक, और AC जो भुजा है वह QR के बराबर है। AC भुजा जो है, AC भुजा ये QR के बराबर है, और यहाँ पे BC जो भुजा है 7.1 यह PQ के बराबर है। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं जो बराबर हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त का जो त्रिज्या है वह 14 सेंटीमीटर है, उसका परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त की जो परिधि होगा वह 2πr होता है, आपको पता है, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। 2 × 22/7 गुणे 14, 7 से 14 को काटिए 2। अब गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 22 में होगा तो 44, 44 का गुणा 2 में होगा तो 88 सेंटीमीटर ये आ जाएगा वृत्त की परिधि। परिधि और क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुणे 14 गुणे 14 आर की वैल्यू। अब काट दीजिए, 44 का गुणा हो जाएगा 14 में, आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72। 9 सेमी तथा 4 सेमी के दो घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन ज्ञात करो। 9 सेमी और 4 सेमी के दो घनों को, ये 9 सेमी और 4 सेमी का घन का मतलब क्या है, ये 9 सेमी और 4 सेमी जो है ये घन की भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखिए सेमी में दिया है तो आपको समझना है कि भुजाएं हैं, अगर यही क्यूब में दिया होता तो आपको पता चलता कि ये दोनों घनों का आयतन है। अब इन भुजाओं वाले, इतनी लंबी भुजाओं वाले दो घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले देख लेते हैं कि पहले और दूसरे घन का आयतन कितना है। अब दोनों आयतनों को जोड़ेंगे तो जो आयतन हमको मिलेगा वही आयतन होगा जो पिघला करके बनाया जा रहा है बड़े घन का, मतलब कि दो छोटे घनों के आयतन को जोड़ेंगे तो वही बराबर होगा बड़े वाले के। तो पहले वाले का आयतन निकाल लेते हैं, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729 घन सेंटीमीटर, और दूसरे का जो हो जाएगा 4 है भुजा, 4 का क्यूब 64 घन सेंटीमीटर। अब देखिए बड़े घन का जो आयतन हो जाएगा वह दोनों घनों के आयतन का योग हो जाएगा। ठीक, अब जोड़ लीजिए तो 729 घन 64 घन 793 घन सेंटीमीटर। तो बड़े वाले जो घन का आयतन हो जाएगा वह 793 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 9 सेमी हो। वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है वह 9 सेंटीमीटर है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता है भुजा का वर्ग होता है, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 9 9 81 वर्ग सेंटीमीटर, यह इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74।
4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब जब भी हमको माध्यिका ज्ञात करना होता है तो पहला जो काम होता है वह एक क्रम में हम लोग लगा लेते हैं और ज्यादातर आरोही क्रम में लगाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे। सबसे छोटी संख्या है 4, 4 के बाद है 5, फिर उसके बाद है 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद देखिए 10 है, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 15, फिर 16। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। और कुल कितनी संख्याएं हैं? 3, 3, 6, 3, 9, जो कि ऑड एक विषम संख्या है। विषम संख्या में माध्यिका का जो मान होता है, माध्यिका बराबर n धन 1 बटे 2वें पद का मान। तो अब n धन 1, n की वैल्यू है 9, यानी कि 9 धन 1 10, 10 बटे 2 यानी कि 5वें पद का मान। अब 5वें पद को हम कहाँ खोजेंगे? जहां हमने क्रम से लगाया हुआ है। तो इसमें खोजिए, पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा जो पद है आपका वह 10 है। देखिए 4 पद इधर छूट गए, 4 पद इधर छूट गए। बीच वाले पद को ही हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑड अगर संख्याओं की संख्या दी रहती है तो बीच में एक एग्जैक्ट पद आपको पकड़ में आता है, वही माध्यिका हो जाता है। तो 5वें पद का जो मान है 10, वही माध्यिका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनाइए। आंकड़े यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। इन आंकड़ों का हमको बारंबारता सारणी बनाना है। अब पहले बारंबारता सारणी बनाने से पहले हम इन आंकड़ों को एक क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में यहाँ पे लिख लेंगे और कोई आंकड़ा जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर 2 4 बार आ रहा है तो 2 को हम एक ही बार लिखें, 2 4 बार आ रहा है तो 4 बार लिखा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए एक आरोही क्रम लगाएंगे तो 2 हमको मिल जाएगा, फिर 4 मिल जाएगा, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 16, फिर 20, फिर 25, 28, फिर 30, फिर 40, फिर 48। इस तरीके से ये एक क्रम में लग गया। अब यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता हमको बनाना है। तो यहाँ पे पहले संख्याएं देखिए संख्या 2 से स्टार्ट हो रहा है, 48 तक जा रहा है। ठीक, तो 2 आ रहा है तो 2 से पहले आप अगर समझें तो 0 आता है, और 48 के बाद अगर देखें तो 50 आता है। मतलब कि मोटा मोटी अगर आप समझते हैं तो 0 से 50 तक की संख्याएं हैं हमारे पास। तो इसी वर्ग अंतराल को हम बना लेंगे। देखिए वर्ग अंतराल आपको मानना होता है और उसी अनुसार जो है वह बारंबारता सारणी बना लेना। आपकी मर्जी है कि आप 0 से 10 रखिए, फिर 10 से 20 रखिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या रखा है, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। अब आपके ऊपर है, आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इतना भी रख सकते थे। ठीक है, बस वर्ग अंतराल जो है वह आपका बढ़ जाता और ये जो कॉलम इतने सारे आपके ये जो रो हैं ये खत्म हो जाते। देखिए 0 से 5 ही हम लिख लेते हैं। तो अगर इसमें 0 आता तो 0 को रखते हैं, फिर 1 2 3 4 4 तक संख्याएं इसमें रखेंगे। ठीक है, इसको इंक्लूड रखेंगे, इसको एक्सक्लूड रखेंगे। मतलब जो छोटी लिमिट है उसको हम लोग सारणी में लिखेंगे और जो बड़ी लिमिट है उसको आगे भेज देंगे। जैसे हम 0 से 5 तक चल रहे हैं, लेकिन 5 जैसे ही आएगा, 0 से 5 तक जा रहे हैं लेकिन 5 जैसे ही आएगा उसको आगे वाले उसमें भेज देंगे वर्ग अंतराल में। ठीक है, तो 0 से 5 तक के पहले पहले रख लेंगे, लेकिन 5 आया तो उसको आगे भेज देंगे। तो इसी तरीके से अब देखिए 0 से चलेंगे तो 2 और 4 हमको मिल जाएगा, तो ये इसी में काउंट कर लेंगे। 2 संख्याएं आ गई तो बारंबारता 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब 5 और उसके बाद की संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से पहले पहले, मतलब 10 आया तो आगे चला जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए 8 आ रहा है और 11 आ रहा है, तो 11 तो 10 से वैसे ही बड़ा हो गया तो आगे तो पहुंचना ही है। तो 5 से 10 के पहले पहले कितनी संख्याएं आपको मिल रही हैं? 1, तो बारंबारता 1। फिर 10 से 15 तक आप देखेंगे
तो 10 से 15 तक 11 और 14 आपको मिल जाएगा, यानी कि दो संख्याएं मिलनी है, बारंबारता 2। ठीक, तो इस तरीके से आप ये समझ रहे हैं। अब आगे देखिए 15 से 20 में, 15 से 20 में आपको 16 मिल रहा है और 20 जो है वह हम आगे भेज देंगे। ठीक है, हम लोग 15 से चलेंगे और 20 के पहले पहले तक की संख्याओं को रखेंगे, यानी कि एक ही संख्या मिली आपको 16 और 20 आगे भेज दिया, तो 20 से 25 तक में जो है वह आपको एक संख्या मिल गई 20। फिर इसके बाद देखिए 25 के बाद 26, 27, 28, आप इसमें देखिएगा जो क्रम से हमने लगाया है इसमें देखिए 25 के बाद हमको 28 मिलेगा, तो 25 से 30 में 28, फिर 30 आगे वाले में चला गया, 30 से 35 में आप देखेंगे तो एक 35 जो हो जाएगा वह एक बारंबारता एक संख्या मिल गया। फिर 35 से 40 में आपको 40 जो है वो आगे मिल जाएगा, लेकिन अब यहाँ तक कुछ नहीं मिल रहा है 35 से 40 के बीच में, तो इसलिए ये 35 से 40 शून्य रहेगा। और फिर आप देखेंगे 40 जो है वह 40 से 45 वाले में आएगा और जो 48 संख्या है वह 45 से 50 के बीच में आएगी। अब पूरे बारंबारता को टोटल कर लेंगे, तो टोटल यहाँ पे 12 संख्याएं थी, बारंबारता भी 12 आ जाएगा। ठीक, और ये जो आपका सारणी बन जाएगा यही है आपका बारंबारता सारणी वर्ग अंतराल लेकर के। तो इस तरीके से इतना ही आपको दर्शाना था, ये आपकी सारणी हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित सारणी में एक नगर की 10 से 34 आयु वर्ग की साक्षर स्त्रियों की संख्या दी गई है। ठीक है, एक नगर में जितनी स्त्रियां जो हैं वह 10 से 34 वर्ष के बीच में है, ठीक है, जिनकी आयु जो है वह 10 से 34 वर्ष है, उनकी साक्षरता की यहाँ पे संख्या दी गई है। ठीक है, जैसे आयु वर्ग जो 10 से 14 वर्ष तक की फीमेल्स हैं, उनकी जो स्त्रियों की संख्या है वह 300 है, और 15 से 19 वर्ष की जो है वो 980 है, 20 से 24 वर्ष 800, और 25 से 29 तो 580 है, और 30 से 34 तो 290 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, संलग्न सारणी में दिए गए आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र बनाइए। अब आयत चित्र यहाँ पे बनाना है आपको, लेकिन आयु वर्ग को जो दिया गया है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 14 वर्ष, 10 से 14 वर्ष के बाद सीधे 15 वर्ष आ रहा है। अब 14 से 15 वर्ष के बीच का जो स्थान रहेगा वह खाली रहेगा, वहां तो कुछ दिया ही नहीं है। ठीक, तो अब एक दिक्कत ये है, अब आपको अगर प्रॉपर्टी पता हो आयत चित्र की, तो आयत चित्र जो होता है ना वो इस तरीके से लगातार होता है। ठीक है, बीच में कहीं गैप नहीं होता है। ठीक, तो इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू निकालते हैं h। h क्या होता है, h होता है जो देखिए 14 और 15 गैप कितना मिल रहा है, 15 से घटा लीजिए 14, 1 मिल रहा है। ठीक, तो ये h की वैल्यू होती है, और हम लोग निकालते हैं h/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 0.5। अब ये h/2 निकाल के हम क्या करेंगे, इसके लोअर में घटा देंगे और अपर में जोड़ देंगे, यानी कि हर एक वर्ग में यही करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 10 में से 0.5 घट जाएगा और 14 में 0.5 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.5 और 14.5। ठीक, और उसके सामने की जो स्त्रियों की संख्या है वो वही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसी तरीके से ये 15 में से घटेगा तो ये आ जाएगा 14.5, और ये 19 में जुड़ जाएगा तो 19.5 ये हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा 19.5 से लेकर के 24.5 तक, और ये हो जाएगा 24.5 से लेकर के 29.5, और ये हो जाएगा 29.5 से लेकर के 34.5। ठीक, तो ये आपके अब जो सारणी बनेगी, जो आयत चित्र बनेगा वो इसके हिसाब से बनेगा। अब इसके हिसाब से बनाते समय आप क्या करोगे, देखिए आप एक तरफ जो y एक्सिस है उस पे स्त्रियों की संख्या रख लीजिए। स्त्रियों की संख्या ऐसे कैसे रखेंगे, ये 200 मान लीजिए, ये 200 है, ये 400 है, ये 600 है, ये 800 है, और ये 1000 है। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ 9.5 मानिए, फिर उसके बाद 9.5 के बाद
14.5 लिखिए, फिर 14.5 के बाद 19.5 लिखिए, फिर 19.5 के बाद 24.5 लिखिए, फिर 24.5 के बाद आपको लिखना है 29.5, फिर 29.5 के बाद आप लिखेंगे कितना 34.5, और इसके आगे भी होता तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता 39.5। ठीक, अब आप देखिए कि इस 9.5 से 14.5 की संख्या कितनी है, 300 है, तो 300 कहाँ, यहीं कहीं आएगा 200 और 400 के बीच में, और ये 9.5 से शुरू होगा, इसको ऊपर 300 तक ले जाइए, और ये जो महिलाओं की संख्या है वह 14.5 तक चली है, तो इसको 14.5 तक बढ़ा दीजिए। ये आपका हो गया 9.5 से 14.5 के बीच की संख्या को दर्शा रहा है महिलाओं की। अब 14.5 से फिर आइए 19.5 पे, तो संख्या कितनी है 980, 980 ये 800 और 1000 के बीच में आएगा, तो सीधे आप इस लाइन को 980 तक ले आइए और उसके बाद 19.5 तक ऐसे ही ले जाइए, फिर इसको मिला दीजिए 19.5 से। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 14.5 से लेकर के 19.5 का 980 का रिप्रेजेंटेशन। अब 19.5 से 24.5 कितना है 800, तो सीधे यहाँ पे 19.5 से अब 24.5 तक जाएंगे, 800 के बराबर लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद फिर देखिए 24.5 से 29.5 की संख्या कितनी है 580, तो 580 600 के थोड़ा सा नीचे रखेंगे और इस तरीके से खींच देंगे 580 29.5 तक। अब इसके बाद 29.5 के बाद 34.5 तक 290, 290 ये हमने 300 बनाया था पहले, उससे हल्का सा नीचे ये हो जाएगा 290। तो ये आपका पूरा आयत चित्र हो जाएगा। इसी तरीके से आपका आयत चित्र ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं होता, ये सतत होता है, सतत, लगातार, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो इस तरीके से इसीलिए हमको वैल्यूज ऐसी लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके सोल्यूशन में इन्होंने बस गलती कर दिया है, यहाँ पे 9.5 इनको रखना चाहिए, यहाँ पे इनको इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया इस तरीके से इनको रखना चाहिए था वैल्यूज। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 77। ये क्या कह रहा है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। अब इसमें देखिए ये भी एक बारंबारता बंटन दिया गया है, इसमें माप जो है वह 0 से 10 तक, बारंबारता 2 है, फिर 10 से 20 तक 8 है, 20 से 30 तक 15 है, 30 से 40 तक 20 है, 40 से 50 तक 16 है और 50 से 60 तक 6 है। अब यहाँ पे देखिए 10 पे खत्म है, 10 से शुरू है, यानी कि अंतर कितना है 0 है, यानी कि ये सतत है, लगातार चलने वाला वर्ग अंतराल है। ठीक है, कहीं गैप नहीं है। तो इसको आयत चित्र में बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस सीधे जो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिए गए हैं उनको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दर्शा देना है और जो बारंबारता बंटन है उसको इस पे दर्शा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो बनाया है आयत वह पिछले प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बना दिया है और वो भी फिर भी गलत है। अब इसको हम लोग अपने अनुसार यहाँ पे बनाते हैं जो हमको प्रश्न में बनाने को दिया गया है। तो 0 से 10 पहले जाएंगे, फिर 10 से 20 जाएंगे, 20 से 30 जाना है हमको, 30 से फिर 40 दर्शाएंगे, 50 दर्शाएंगे, 60 दर्शाएंगे और इसी तरीके से 70 दर्शाएंगे। फिर बारंबारता 2 दर्शा दीजिए, बारंबारता 4 8 देखिए 20 तक ले जाना है। ठीक है, 20 तक ले जाना है तो थोड़ा और क्लोज हम इसको बना सकते हैं। इसको आप यहाँ पे 4 8 12 16 और 20 इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से जितना गैपिंग लेके आप करेंगे वैसा ही आपका चित्र बन जाएगा, लेकिन बस दिखना सही चाहिए कि हाँ एग्जैक्ट पता चलना चाहिए। तो अब देखिए 0 से 10 तक 2 हमको बनाना है, तो ये 0 यहाँ पे होता है 0, 0 से 4 के बीच यहाँ मिडिल में 2 आ गया, ये आपका एक बन गया। फिर 10 से 20 8 आ रहा है तो इस तरीके से 8 पे ले जाएंगे, 10 से 20 इस तरीके से मिला देंगे। अब इसके बाद 20 से 30 देखेंगे तो 15 है, ये 15 जो आ जाएगा आपका 16 से पहले आ जाएगा,
इसको यहाँ पे दर्शा दीजिए ये। फिर इसके बाद 20 से 30 तक आपका 15 हो गया। फिर 30 से 40 20 है, 30 से 40 20 है, तो इसको 20 तक यहाँ ले जाइए। 30 से 40 ये हो जाएगा। फिर 40 से 50 तक आपका 16 है, तो इस 15 से थोड़ा सा ऊपर, और 40 से 50 ये हो गया। फिर 50 से 60 6 है आपका, 50 से 60 जो है वह 6 है। तो इस तरीके से ये जो हो जाएगा ये आपका आयत चित्र बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आप बना लोगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या ये 78 है। निम्नलिखित आंकड़ों की टैली चिन्ह लगा करके संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पे जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उनका टैली चिन्ह लगाना है और बारंबारता सारणी बनाना है। टैली चिन्ह मतलब कि वैसे ही जैसे आप एक तरीके से रोमन संख्याओं को लिखते हैं वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है दर्शाने का। वही अंक को दर्शाने का तरीका है। जैसे आप एक को एक इस तरीके से लिखते हैं और रोमन संख्या में इस तरीके से एक होता है। फिर दो को आप इस तरीके से दो लिखते हैं, फिर इस तरीके से दो रोमन में लिखते हैं। वैसे ही आपको टैली चिन्ह जो होता है वो एक तरीके से समझिए कि आप गिनती कर रहे हो। जैसे आप क्या करते हो, जितनी संख्याएं आपको आपके पास आती जाती हैं, जैसे आपको गिनना होता है कितनी गेंदें हैं, तो हर एक गेंद के लिए अगर आप एक लाइन खींचो तो इस तरीके से आप लाइन खींचते जाते हो। फिर इसी में क्या होता है कि 4 लाइन के बाद 5वीं लाइन के लिए इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं, 5वें गेंद के लिए इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं, फिर 6वें के लिए एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका टैली चिन्ह। अब यहाँ पे बारंबारता सारणी टैली चिन्ह के साथ बनाना है हमको। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप संख्याओं जितनी भी आंकड़े दिए गए हैं इनको आप क्रम से लिख लेंगे। यहाँ पे अभी क्रम से इन्होंने नहीं लिखा है, तो क्रम से अगर आप लिखेंगे तो देखिए 6 जो है आपका यहाँ पे एक 6 आ रहा है, और एक 6 आपका यहाँ पे आ रहा है, और एक 6 यहाँ पे आ रहा है। यानी कि 6 जो है वह 3 बार आ रहा है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 6 आपको मिल रही है। फिर 7 यहाँ पे आ रहा है, देखिए 7। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 7 जो है वह आपका 2 बार आ रहा है। इस तरीके से आप क्रम से लगाएंगे। 7 के बाद आपको देखिए 9 देखने को मिल रहा है। 9 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार आपको 9 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 9 जो है वह 5 बार लिखिए, 2 बार उधर, 3 बार इधर लिख लिया हमने, और 5 बार 9 हो गया। 9 के बाद देखिए 10 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा, 12 1 बार, 2 बार और 3 बार आपका ये 12 आ रहा है। तो 12 को 3 बार लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 14 आ रहा है। 14 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार 14 आ रहा है, 3 और कहीं 14 आ रहा है, यहाँ पे 4 बार 14 आ रहा है। तो 14 को 4 बार लिख लीजिए। और इसके बाद 15 को देखेंगे तो 15 1 बार यहाँ, अब जो बचा हुआ है वही 15 है 3 बार, तो 15 को यहाँ 3 बार लिख देंगे। ठीक है, ये पूरा हमारे आंकड़े हो जाएंगे। ठीक, अब जब टैली चिन्ह लिखना होगा पहले संख्या लिखेंगे एक कॉलम में। ये क्रमांक बनाना कोई आवश्यक नहीं है, संख्या लिखेंगे 6। 6 कितनी बार आया उतनी लाइन खींच दीजिए। जब पहली बार आपको दिखे तो एक लाइन, दूसरी बार 2 लाइन, तीसरी बार 3 लाइन। वैसे ही पहले आपने बना लिया है तो आपको पता है 3 बार आया है तो 3 खड़ी लाइन और बारंबारता का एक कॉलम जिसमें बारंबारता लिखा जाएगा 3। फिर संख्या 7, 7 2 बार आया है तो 2 खड़ी पाई, बारंबारता 2। 9, 9 5 बार आ रहा है तो 4 खड़ी लाइन और एक इस तरीके से क्रॉस कर दीजिएगा। तो ये बारंबारता में 5 लिख देंगे। 12 3 बार आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा। 14 4 बार आ जाएगा तो 4, 15 3 बार तो 3। इस तरीके से ये आप टैली चिन्ह लगा करके बारंबारता सारणी बना लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 79। 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले क्रम में लगा लीजिए 4 5 7 9 10 11 12 15 16। तो वैसे ही आप बता देंगे 4 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 4 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 10 जो हो जाएगा माध्यिका। ये पहले भी हमने प्रश्न देखा, तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे, माध्यिका निकाल लोगे, 10 आ जाएगा। अब इस तरीके से आपने यहाँ पे सभी जितने भी
यहाँ पे प्रश्न थे अभी तक, इन प्रश्नों को देख लिया। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप वह क्वेश्चन नंबर मुझे कमेंट करके बताइए, वह क्वेश्चन हम लोग बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने खास मित्रों में जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल है बेल आइकन घंटा, उसको जरूर बजा दीजिएगा घंटे को। और नीचे आपको सभी विषयों का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के पढ़ाई करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। कम समय में बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको सेकंड सेमेस्टर के कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें कोर्स में आपको सब कुछ तैयारी करने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।